हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्री एग्जाम लाइक एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और अन्य एग्जाम जिनमें जीएस पूछा जाता है। तो आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो सीरीज चल रही है उसका ये कौन सा पार्ट है आप देख लीजिएगा। पार्ट 7 तक मैंने अपलोड कर लिए हैं, ये पार्ट 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस जी। तो रामकृष्ण परमहंस जी की याद में स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सेकंड क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 12 जनवरी को हुआ था, जिसे किस रूप में मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे के रूप में, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इन सभी आज जो ये लोग पढ़ रहे हैं हम, इन सब का संबंध कोलकाता से है, तो इनका जन्म भी कोलकाता में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें आनंद मठ, वंदे मातरम, दुर्गेश नंदिनी, याद रखिएगा इनको। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी, यूपीएससी सभी एग्जाम पूछा गया है कि जो वंदे मातरम गीत है, तो वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से। याद रखिएगा, आनंद मठ से वंदे मातरम गीत लिया गया है। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें जो इंडियन रेनेसा है, मीन्स भारतीय पुनर्जागरण है, उसका क्या है? अग्रदूत माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो एक नव चेतना का संचार करने वाले यदि कोई व्यक्तित्व थे तो शुरुआती दौर में राजा राम मोहन रॉय थे। राजा राम मोहन रॉय जी ने कौन कौन सी बहुत सारे मिशन की स्थापना की थी? जैसे आप याद कर सकते हैं कि सती प्रथा के लिए बहुत ही अग्रिम भूमिका निभाई राजा राम मोहन रॉय ने। सती प्रथा 1928, और इसके साथ साथ कौन थे? विलियम बेंटिक, नाम मत भूलिएगा, विलियम बेंटिक थे जो सती प्रथा में क्या थे? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। इनका एक अखबार था मिरात उल अखबार, याद रखिएगा। मिरात उल अखबार की जो फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ था अखबार, उसके रचयिता भी राजा राम मोहन रॉय थे। राजा राम मोहन रॉय को युगदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो युगदूत की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी राजा राम मोहन रॉय को, याद रखिएगा। राजा राम मोहन रॉय का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो राधानगर में इनका जन्म हुआ था। युवा बंगाल आंदोलन, ये भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। युवा बंगाल आंदोलन, इसके नेता कौन थे? मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? ये जो आंदोलन चलाया था इसके प्रणेता थे हेनरी विवियन डेरोजिए। इनका भी नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हेनरी विवियन डेरोजिए। फिर संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? तो चूंकि राजा राम मोहन रॉय जी जो थे ना, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी, उन्हें बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। ऐसे फारसी में उन्होंने क्या पढ़ा था? अभी हमने मिरात उल अखबार निकाला था, संवाद कौमुदी निकाला था। इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। रामकृष्ण परमहंस जी का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो विवेकानंद जी के गुरु थे। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो डिज़ाइन है, जो वास्तुकार हैं, वो कौन थे? विलियम इमर्सन। ये भी आपको याद रखना है। फिर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को हेरिटेज में भी सुंदरबन शामिल है, और ये कहाँ आता है? ये वेस्ट बंगाल में आता है। वेस्ट बंगाल राज्य का प्रमुख आहार मछली चावल है। आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में मछली चावल, जो चावल की पैदावार है वो अधिक होती है। और वहाँ का जो मुख्य त्यौहार है वो दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा जो है वो वेस्ट बंगाल का मुख्य त्यौहार है। और दुर्गा पूजा को, जो वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा है, वो एक स्पेशल तरीके से होती है, जिसे यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब ये इंटेंजिबल हेरिटेज साइट क्या होती है, तो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, यूनेस्को में
अमूर्त धरोहरों को अमूर्त धरोहरों को शामिल किया जाता है। मतलब एक तो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल यदि यूनेस्को में शामिल है तो ताजमहल को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जैसे अभी मैंने बोला कुंभ का मेला, तो कुंभ का मेला एक अमूर्त है, इंटेंजिबल चीज़ है, आप उसे छू नहीं सकते। वैसे ही जो वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा है, जो नवरोज फेस्टिवल है, तो इस तरीके से ये 14 ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, जिसे बोला जाता है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो है क्या है, उसमें क्या है, दुर्गा पूजा शामिल है। अब आप समझ गए होंगे। और यूनेस्को से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। यूनेस्को में क्या है, भारत के कितने साइट हैं, तो टोटल जो है वो 40 हैं और अमूर्त धरोहर में 14 हैं। तो जो 40वें नंबर की यूनेस्को साइट है वो कौन सी है, धोलावीरा है। धोलावीरा को आपको बताना है कि धोलावीरा कहाँ स्थित है और धोलावीरा का क्या हिस्टोरिक इम्पोर्टेंट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर वेस्ट बंगाल में जो मेला लगता है उसे क्या कहा जाता है, गंगा सागर मेला। फिर ये हुगली नदी के किनारे वेस्ट बंगाल स्थित है। तो यही सब बताया गया है कि भारत की सबसे बड़ी समुद्र की खाड़ी कौन सी है, तो जो है वो कौन सी खाड़ी है, वो बंगाल की खाड़ी है। फिर और क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। फिर कुछ ये नागालैंड के फैक्ट बताए गए हैं, इनको नहीं पढ़ना है अभी हमें। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे लिए हैं अभी हम वो पढ़ रहे हैं। इसमें स्टेट के क्वेश्चन बताए गए हैं सारे कि किससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है, तो वो है एकनाथ शिंदे, उनका नाम आपको याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हमें साइंस के मेनली क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि साइंस के जैसे अजंता एलोरा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजंता और एलोरा, इनको यूनेस्को में सबसे पहले शामिल किया गया था भारत में 1983 में। और अजंता एलोरा में गुफाएं हैं, उन्हें भारतीय पाषाण स्थापत्य कला का सार कहा जाता है। तो इसमें टोटल 34 गुफाएं हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब भारत के विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं, जहां पर विधान परिषद हैं, तो वो हैं तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यदि आपको याद नहीं होगा तो मैं इसे एक ट्रिक से याद करा दूंगी। फिर भूटान देश की सीमा को कौन कौन से राज्य छूते हैं, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल जो है वो भूटान की सीमा को छूते हैं। इस तरीके से कौन कौन से देश से क्या क्या होता है ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा कि कौन से देश की सीमा जो है वो कौन से राज्यों को टच करती है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर लोकसभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है या जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं। लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर क्या बनती है, संसद का निर्माण होता है, याद रखिएगा। फिर संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है, 552 है, जिसमें से वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने हैं, 545 हैं। फिर राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन नामित किए जाते हैं, तो 2 किए जाते हैं लोकसभा में, जिसे अब हटा दिया गया है। लोकसभा में किस आधार पर सीटों का बंटवारा होता है, तो जनसंख्या के आधार पर होता है। इसीलिए यूपी, महाराष्ट्र में अधिक सीटें हैं क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या अधिक है। वर्तमान में लोकसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है तो वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। फिर लोकसभा में चुने जाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए होनी चाहिए तो 30 वर्ष, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र कहाँ पर है, तो आफ्टर यूपी कहाँ पर अधिक है, एमपी में, एमपी में नहीं, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा ये। फिर किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कम है, तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में लोकसभा सदस्यों की संख्या कम है, इसको भी याद रखिएगा। लोकसभा कम से कम कितने सत्र होने जरूरी होते हैं, तो साल में एटलीस्ट 2 सत्र जो होते हैं वो लोकसभा के होने जरूरी होते हैं।
लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। जो बजट है, बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा ही बजट पेश किया जाता है। फिर जो स्थायी लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहलाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वर्तमान में लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है। फिर जो धन विधेयक होता है वो भी लोकसभा में पारित होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर कब लोकसभा का जो है वो कार्यकाल बढ़ाया गया था? 2 बार बढ़ाया गया था। तो 1976 में याद रखिएगा बढ़ाया गया था कार्यकाल। फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी के हैं जो पूछे जा सकते हैं, आपको जीएस में भी पूछा जा सकता है कि जैसे पृथ्वीराज रासो ने कौन सी रचना लिखी है? तो चंदर बरदाई जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो ने लिखी है। ये भारत के उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल हैं। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका टेन्योर 1952 से लेके 1965 था। फिर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, वीडी जत्थी, हिमायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म जो है संबंध वो एमपी से भी है, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर के आर नारायण, श्रीकांत सिंह, कृष्णकांत सिंह, भैरों सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी और जगदीप धनखड़ जो अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के हैं? ये 14वें नंबर के हैं, तो याद रखिएगा इनको। फिर कुछ झीलें बताई गई हैं कि भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित प्रश्न, जैसे रेणुका झील कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सात झील कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। डल झील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। जो उत्तराखंड है वहाँ पर बहुत सारी ताल हैं, तो जो ताल वाली झील मिलेगी वो आपको उत्तराखंड में मिलेगी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये झील वाला वैसे मैंने ज्योग्राफी में भी एक पढ़ाया हुआ है, एक वीडियो में मैंने जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो बताए हैं, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। फिर कुछ संगठन हैं और उनके मुख्यालय हैं, तो इसको देख लीजिएगा। जैसे कि पूछा गया है ये कि G8 जो संगठन है, G8 संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। G8 G7 में कन्वर्ट हो चुका है, आप जानते होंगे। फिर अंकटाड का भी आपने नाम सुना होगा, तो अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक, आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1945 में हुई थी, वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना। फिर FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में है, ये भी याद रखिएगा। फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना के टाइम पे सभी समझ गए होंगे कि इसकी कितना अधिक इम्पोर्टेंस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको 3 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, एकमात्र ऐसा संगठन है जिसको 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, रेड क्रॉस, तो याद रखिएगा। 1863 में स्थापना हुई थी और जेनेवा में हेडक्वार्टर है। G15 1989 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना भी 1995 में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। नाटो का नाम तो बहुत अधिक, जब से जो यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ है तब से नाटो बहुत अधिक चर्चा में रहा है और नाटो की एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अधिक हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो क्या है? तो नाटो बनाने का उद्देश्य ये था कि ये कॉपरेशन के उस पे सिद्धांत पे काम करता है कि यदि किसी नाटो में जितने भी सदस्य हैं, क्या आप बता सकते हैं कि नाटो में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो फॉर एग्जांपल नाटो का यदि कोई भी कंट्री जो है वो इसका सदस्य है, तो अगर किसी नाटो के मेंबर पर
आक्रमण होता है तो उसे पूरे नाटो के देश मिलके आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है। तो याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ आता है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में आता है। फिर शार्क, एक ऐसा संगठन जिससे हमारी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है भारत की? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो भी इसका मेंबर है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। और सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें मालदीव हैं और जो भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान भी सार्क का मेंबर है, भारत भी सार्क का मेंबर है। एडीबी, एडीबी जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और एडीबी में कितने देश हैं ये आपको बताना है, क्योंकि मैंने पूरा ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ बनाई थी। ऑर्गेनाइजेशन की एक प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा, जिसमें मैंने पर्टिकुलर एक एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये द हैग में स्थित है, याद रखिएगा। और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरपोल जो है वो इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी और ये पेरिस में स्थित है। तो आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।